डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं। बी सेल डिसऑर्डर है, टी सेल डिसऑर्डर है, मिक्स्ड BNT है और कुछ फेगोसिटिक डिसफंक्शन वाले डिजीज़ आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो बी सेल डिसऑर्डर है उसका निमोनिक है ABC। क्लियर? क्या है? ABC। ए से आपका IgA डेफिशिएंसी, बी से ब्रूटॉन्स और सी से कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। जो आपका टी सेल डिसऑर्डर है उसका निमोनिक है कैट। सी से क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ए फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम, आई फॉर इंटरल्यूकिन 12 और टी फॉर थाइमिक एप्लेजिया। और कुछ में दोनों आ जाते हैं लाइक सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक हो गया। इसका निमोनिक है वाश। ठीक हो गया। W से विस्कॉट एल्ड्रिच, ए से एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया और मैंने एक्टेजिया टेलेंजेक्टेजिया का बताया था कि नॉन होमोलोगस एंड रिपेयर का मैंने बताया था। S से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ और H फॉर हाइपर IgM सिंड्रोम। सही हो गया। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना। और लास्ट में आपका फेगोसिटिक है तो उसमें आपने रट्टा मारना है LCC रट्टा मार लो, ल्यूकोसाइट एडियन डिफेक्ट, चियाटिक हिगाशी सिंड्रोम और क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीजेस। ठीक हो गया। अब इन सबको डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात रट्टा मार लेना कि जब भी बी सेल्स का डिसऑर्डर होगा तो पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो गए, और अगर टी सेल डिसऑर्डर है तो पेशेंट में वायरस और पैरासिटिक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो गए। तो ये आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब ब्रूटॉन्स का कैसे पढ़ना है? अब देखो, ब्रूटॉन्स में और कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी में दोनों में साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन हो गए, लेकिन रट्टा मारना कि ब्रूटॉन्स में 6 महीनों के बाद इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फेंटाइल पीरियड में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले 6 महीने में तो IgG एंटीबॉडीज़ होती है। क्लियर? तो अगर इन्फेक्शन आपको 6 महीनों के बाद देखने को मिले, विद इन 6 मंथ नहीं, 6 मंथ के बाद, क्योंकि पहले 6 महीने में मैटरनल IgG एंटीबॉडीज़ होती है, वो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन 6 महीने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, और ख़ास तौर पर अगर आप पेरिफेरल ब्लड करवाते हो उसमें बी सेल्स नहीं है, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम है, और आपके जो लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स हैं वो डेवलप ही नहीं किए गए, तो ये आपने ब्रूटॉन्स की तरफ जाना है। ठीक हो गया कि कोई आपका जो प्राइमरी फॉलिकल्स और जर्मिनल सेंटर्स कुछ भी डेवलप नहीं किया, तो दिस इज़ ब्रूटॉन्स। लेकिन जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसमें बी सेल्स तो होते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उनकी बी सेल की डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाती, और ये जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी प्यूबर्टी के बाद प्रेजेंट करती होती है, और इसमें आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस भी देखने को मिलते हैं। अब जो IgA डेफिशिएंसी है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसके अंदर सिर्फ IgA की कमी होती है। अब रट्टा मारना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेगा, एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन। नंबर 2 आपको एटोपी एलर्जिक डिजीजेस देखने को मिलेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज़ और एयरवे और GI इन्फेक्शन। वाई? बिकॉज IgA आपकी सिक्रीशंस में होती है, और साथ में आपको giardiasis भी देखने को मिलेगा। अब इन पेशेंट में चूँकि IgA की डेफिशिएंसी है, दैट इज़ वाई अगर आप सिलिक डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो उसमें तो IgA के लेवल्स मिलेंगे नहीं, तो आपने IgG के लेवल्स करवाने हैं। इसके अलावा आपने सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है, वो आपको फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक हो गया। सिलिक डिजीज़ फॉल्स नेगेटिव होगा कि हालांकि सिलिक डिजीज़ है लेकिन IgA एंटीबॉडी नहीं है, और प्रेगनेंसी नहीं थी लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब जो थाइमिक एप्लेजिया है उसमें catch-22 रट्टा मारना। सी से कार्डिक डिफेक्ट जिसमें कोनोट्रंकल इन टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये रट्टा मार लेना, टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो डाइजॉर्ज में टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है, जबकि TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज सीन इन केस ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। और क्लियर? ठीक हो गया। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में आपको देखने को मिलता है TGA। ए से क्या होगा? एबनॉर्मल फेसिस। टी से थाइमिक एप्लेजिया। जब भी थाइमस नहीं होगा, टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो आपको वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गए। सी फॉर क्लेफ्ट लिप पैलेट, H फॉर हाइपोकैल्सीमिया, जिसकी वजह से टेटनी होती है। थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच डेवलप नहीं कर पाती। अब डाइजॉर्ज सिंड्रोम में थाइमिक, पैराथायराइड, कार्डिक डिफेक्ट होते हैं, जबकि वेलो कार्डियोफेशियल, नाम पे फोकस करो, कार्डियो मतलब कार्डिक डिफेक्ट हो गए, फेशियल डिफेक्ट हो गए, वेलो पैलेट को बोलते हैं, तो पैलेट के डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको थाइमस का शेडो भी नहीं मिलेगा।
जो कि बच्चों में होता है। और अगर आपको ये वाली फाइंडिंग कि अगर थाइमस का शेडो ना मिले और साथ में फॉलिकल्स भी ना मिले, ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर दूँ कि थाइमस का शेडो भी ना मिले और जर्मिनल सेंटर भी ना मिले लिम्फ नोड बायोप्सी में और टी सेल्स भी ना मिले फ्लो साइटोमेट्री में, मतलब ब्रूटोन और डाइजॉर्ज इन दोनों को मिला दूँ तो बन जाएगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। जो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है इसमें इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर डिफेक्ट होता है। अब जो इंटरल्यूकिन 2 होता है ये वो इंटरल्यूकिन है जो बाकी सारे सेल्स की ग्रोथ करवाता है, बाकी सारे टी सेल्स को स्टिमुलेट करवाता है। नंबर 2 एडिनोसिन डी-अमाइनेज की डेफिशिएंसी होती है। ये वो एंजाइम है जो हमने बायोकेमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये वो एंजाइम है एडिनोसिन डी-अमाइनेज। अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे। जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे, असल में क्या होगा, एडिनोसिन डी-अमाइनेज करता क्या है, ठीक है, ये वो एंजाइम है जो कि एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन को तोड़ता होता है। जब एंजाइम नहीं होगा तो एटीपी ज़्यादा हो गए, जब एटीपी ज़्यादा होगी तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा एटीपी। जब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो डीएनए के प्रीकर्सर नहीं बनेंगे। जब डीएनए नहीं बनेगा लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे और सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा। या फिर रैग म्यूटेशन है जिसकी वजह से वेरिएबल रीजन की रिकम्बिनेशन डिफेक्ट होगा। अब ये लिखा हुआ है इधर, क्लियर, मतलब अगर आपने एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करनी है, मतलब इतने सारे आपने बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है, डाइवर्सिटी एंटीजन इंडिपेंडेंट, तो आपने क्या करवाना है, रैग जीन को इन्वॉल्व करना है जो कि वेरिएबल रीजन में जो लाइट चेन है या हैवी चेन है उनकी क्या करवाएगा, उनकी रैंडम रिकम्बिनेशन की वजह से एंटीबॉडी डाइवर्सिटी करवाएगा। जब ये रैग की म्यूटेशन है तो एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही हो गया, क्लियर। इसके बाद एटेक्सिया टेलेंचेक्टेजिया जिसका मैंने बताया था नॉन होमोलोगस एंड रिपेयर, तो उसमें एटीएम जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से क्या होगा, वंस अगेन जो डीएनए का रिपेयर है वो नहीं हो पाएगा, डीएनए डैमेज डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएगा, सेल साइकिल आगे चल नहीं पाएगी। तो इसमें क्या होगा, एटीएम, ए से टैक्सिया, सॉरी 3 ये रट्टा मारना, एटेक्सिया, ए से स्पाइडर एंजियोमास टेलेंचेक्टेजियास हो गई और आईजीए डेफिशिएंसी हो गई जो मैंने यहाँ बताई थी, क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल्स बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें भी सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो जाती है, लिम्फोपीनिया, सेरिबेलर एट्रोफी होती है जिसकी वजह से एटेक्सिया होता है और पेशेंट में कैंसर्स हो जाती है। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, इसमें CD40 लाइगेंड की डिफेक्ट होता है। एक बात रट्टा मारना, ये जो CD40 है ये कहाँ पड़ा होता है, CD40 पड़ा था आपके, जो CD40 लाइगेंड है ये हेल्पर टी सेल्स के ऊपर पड़ा होता है, जबकि बी सेल्स के ऊपर CD40 होती है। CD40 बी सेल्स के ऊपर जब बाइंड करता है CD4 लाइगेंड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी की स्विचिंग होती है, एंटीबॉडी की क्लास स्विचिंग होती है। सही हो गया, मतलब आइसोटाइप स्विचिंग होती है और आइसोटाइप स्विचिंग कराने के लिए CD40 और CD40 लाइगेंड चाहिए। अगर CD40 लाइगेंड नहीं होगा तो क्या होगा, जो सबसे पहली एंटीबॉडी बनती है वो IgM या IgD बनती है, वो फिर IgA, E और G में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अब इनकी कन्वर्जन के लिए डिफरेंट तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रट्टा मारना कि जो E और G होती है उसकी स्विचिंग के लिए क्या चाहिए आपको, इंटरल्यूकिन 4 चाहिए, 4 बैग रट्टा मारना है, बैग फॉर हेल्प। जबकि इंटरल्यूकिन 5 के लिए बाई रट्टा मारना, बी सेल्स की ग्रोथ, ए से आपका IgA की स्विचिंग और E से eosinophils, ये रट्टा मार लेना, सही है। तो इसमें IgM ज़्यादा होगी लेकिन बाकी सारी एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इसमें भी आपको पायोजेनिक इन्फेक्शंस और नीमोसिस्टस इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद विस्कोट एल्ड्रेट सिंड्रोम है, इसमें वैस प्रोटीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। जब ये प्रोटीन डेफिशिएंट होती है ना, वैस प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, तो जो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिन साइटोस्केलेटन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, मतलब एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ये क्या है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। एक बात रट्टा मार लेना कि इसमें से जो कुछ ही डिजीज़ है जो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। फॉर एग्जांपल सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। विस्कोट एल्ड्रिच, ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। सही हो गया। और ब्रूटोन्स वाला ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, क्लियर।
अब विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम में पेशेंट में वेटर होगा, W से विस्कोट, A से एल्ड्रिच, T से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, E से एक्जिमा और R से रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे और प्लेटलेट्स छोटे छोटे प्लेटलेट्स हो गए। इसके बाद ल्यूकोसाइट एडियन डिफेक्ट है जिसमें LFA इंटेग्रिन CD11 और 18 उनका डिफेक्ट होगा। ल्यूकोसाइट की एडियंस नहीं हो पाएगी और जब एडियन नहीं हो पाएगी तो माइग्रेशन भी नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होगा, LAD, L से लेट सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, मोर देन 30 डेज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। नंबर 2, A से एब्सेंट पस, न्यूट्रोफिल्स टिश्यू में नहीं आ रहे तो पस नहीं होगी और न्यूट्रोफिल डिसफंक्शनल हो गए। इसके बाद चियाटिक हिगाशी सिंड्रोम है, उसमें क्या होगा, लिस्ट प्रोटीन की डिफेक्ट होगा। जब लिस्ट डिफेक्टिव होगी तो क्या होगा, फेगोलाइसोसोम नहीं बनेगा। जब फेगोलाइसोसोम नहीं बनेगा तो फिर फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी। पेशेंट में क्या होगा, प्लेन निमोनिक प्लेन, P से प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन, L से लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, A फॉर एल्बिनिज्म कि उनका जो कलर होगा वाइट सा होगा, सिल्वर ग्रे हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्फेक्शंस और न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हो गए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर, वो प्लेटलेट्स के अंदर सारे के सारे सेल्स कम हो जाएंगे। अब इसमें लाइटर स्किन होगी। स्किन लाइट क्यों होगी, क्योंकि जो मेलानोसोम्स होते हैं मेलानिन की फॉर्मेशन वाले, उनको फेगोलाइसोसोम की ज़रूरत होती है। जब वो नहीं होगा तो एल्बिनिज्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है क्रोनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज़। इसमें NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जब एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी लाइक सुपर ऑक्साइड और रिस्पायरेटरी बर्स्ट कम हो जाएगा। अब इसमें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल स्टेफ ऑरियस हो गया, एस्परजिलस हो गया। अब इसकी डायग्नोसिस करने एब्नॉर्मल डाईहाइड्रोरोडामीन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री में, जिसमें ग्रीन फ्लोरेसेंस कम हो जाती है। और स्क्रीनिंग के लिए नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लू नहीं हो पाएगा। तो एक बात रट्टा मार लेना, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम स्क्रीनिंग के लिए कि ब्लू नहीं हो पाया। और डाईहाइड्रोरोडामीन टेस्ट ये फ्लो साइटोमेट्री में चेक करते हैं, उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंस कम हो जाती है। इंटरल्यूकिन 12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, रट्टा मारना कि जो इंटरल्यूकिन 12 है वो करता क्या है। इंटरल्यूकिन 12 ये वो है जो कि टी सेल्स को हेल्पर टी सेल में डिफ्रेंशिएट करवाता है, ठीक हो गया, ठीक है। एंड इट आल्सो एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स। तो जब TH1 सेल्स कम हो जाएंगे तो वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कौन सा साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इंटरफेरॉन गैमा। जब इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ग्रानुलोमा नहीं बनेगा। जब आप BCG वैक्सीनेशन दोगे तो बंदे को TB हो जाएगा, इंटरफेरॉन गैमा कम हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस कि TB के डिजीज़ बढ़ गया है। इसके बाद हाइपर IgE सिंड्रोम, इसमें TH17 की डेफिशिएंसी होती है। अब इंटरल्यूकिन 17 करता क्या है, इंटरल्यूकिन 17 का रोल शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेट मी टेल यू कि जो इंटरल्यूकिन नहीं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अच्छा ये चलो यहीं पे कर लेते हैं। इंटरल्यूकिन इसमें क्या होगा, इसको जॉब सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि STAT3 की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से TH17 सेल्स कम हो जाती है। जो TH17 होते हैं ना, आई थिंक ये रहा TH17, ठीक है, TH17 सेल्स ये वो सेल्स हैं जो कि इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं और इंटरल्यूकिन 17 न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं। तो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस नहीं हो पाएगी। जब न्यूट्रोफिल नहीं आएंगे तो कोल्ड एब्सेस होगी और पेशेंट में क्या होगा, एब्सेस होगी, ABCD होगा। A से एब्सेस, B से बेबी टीथ हो गए, C से कोर्स फेसिस, D से डर्माटोलॉजिकल लाइक एक्जिमा, रट्टा मारना एक्जिमा, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम में भी था। और IgE के लेवल्स बढ़ जाते हैं और बोन्स में फ्रैक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो उसका निमोनिक है कि ABCDEF करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब लेनी है फ़ौरन। A से एब्सेस जो कि कोल्ड एब्सेस होती है, B से बेबी टीथ, C से कोर्स फेसिस, D से डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्जिमा, E से IgE बढ़ जाती है, F से फ्रैक्चर्स फ्रॉम माइनर ट्रॉमा। और इसमें IgE और इओसिनोफिल्स के लेवल बढ़ जाते हैं। रट्टा मारना, IgE के लिए कौन सा इंटरल्यूकिन चाहिए, इंटरल्यूकिन 4, और इओसिनोफिल्स के लिए इंटरल्यूकिन 5। क्लियर। तो लास्ट है क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। तो इसमें ऑटोइम्यून रेगुलेटर प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से कैंडिडियासिस आपको देखने को मिलता है। परसिस्टेंट नॉन इन्वेजिव कैंडिडा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक हो गया, क्लियर। और जब आप कैंडिडा एंटीजन को ग्रो करवाते हैं, असल में होता यह है कि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एब्सेंट हो जाती है अगेंस्ट द कैंडिडा। दैट इज़ वाई अगर आप कैंडिडा एंटीजन को ग्रो करोगे तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एब्सेंट क्यूटेनियस रिएक्शन टू द कैंडिडा एंटीजन,
कि कैंडिडा का एंटीजन दोगे उसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं बनने वाली। दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक म्यूकोटेनियस कैंडिडियासिस। ठीक हो गया, क्लियर। और अगर FOXP3 इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, दिस इज कॉल्ड आईपेक्स, इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉली एंडोक्राइनोपैथी, एंटीरोपैथी, एक्सीडेंट। और अगर AERE आउटोम्यून रेगुलेटर प्रोटीन जो कि थाइमिक मेडुला में होती है, नेगेटिव सिलेक्शन करती है। सही हो गया। अगर ये डेफिशिएंट होगी तो पेशेंट में ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम हो जाएगा, लाइक APS हो जाएगा। APS में क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एड्रिनल इंसफिशिएंसी, रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन। मतलब विदाउट एयर योर बॉडी विल चार। C से क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, H से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, A से एड्रिनल इंसफिशिएंसी, R से रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन। ईयर के मसले की वजह से होता है जो कि थाइमिक मेडुला में होती है। तो ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ से कर लेते हैं। ब्रूटॉन्स में क्या होता है, ब्रूटॉन टायरोसिन काइनेज के डिफेक्ट होता है। बी सेल्स मेच्योर नहीं हो पाते, मेच्योर नहीं हो गए तो बी सेल्स एब्सेंट हो जाएंगे, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होती है। डाई जॉर्ज में 22q11 माइक्रो डिलेशन सिंड्रोम है, थर्ड और फोर्थ फेरेंशियल पाउचेस डेवलप नहीं कर पाती। कैच 22 रट्टा मारना। हाइपर IgM सिंड्रोम में डिफेक्टिव CD40 लाइगेंड होते हैं ऑन TH सेल्स, जिसकी वजह से क्लास स्विचिंग नहीं हो पाएगी, IgM के लेवल्स बढ़ जाते होते हैं। ल्यूकोसाइड एडिएंट डिफेक्ट में CD18 LFA इंटेग्रिन की डेफिशिएंसी होती है। माइग्रेशन और कीमोटैक्सिस एब्सेंट होती है। चियार्डिक हिगाशी में लिस्ट की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल काम नहीं करती, फेगोलाइसोसोम नहीं बनेगा। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ROS नहीं बनेंगे, रिस्पायरेटरी बर्स्ट कम हो जाएगा। कैंडिडा इन्फेक्शन इन इम्यूनोडेफिशिएंसी। सिस्टेमिक इन्फेक्शन कैंडिडा का जब होगा जब ग्रैनुलोसाइट कम हो जाएंगे, और लोकल कब होगा जब T सेल्स कम हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ में कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लाइक स्टेफ ऑरियस, सिरेशिया, बर्कोल्डोरिया, सिपेसिया, बिकॉज ये कैटलेस पॉजिटिव होते हैं। ये H2O2 को कैटलेस एंजाइम से तोड़ देते हैं इससे पहले कि वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए बाय द माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें जो डोनर के जो T सेल्स होते हैं, डोनर के जो T सेल्स होते हैं वो होस्ट के सेल को अटैक करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट में मैक्युलोपैपुलर रैश, जॉन्डिस वगैरह, हेपेटोमेगाली, डायरिया, ये चीज़ें देखने को मिलती है।